ओह, कंटेंट देखते देखते तो आपसे बात करना भूल ही गया। कंटेंट की दुनिया है ही ऐसी, जहां एक बार जाने के बाद उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पर क्या आपने कभी सोचा है इस कंटेंट की दुनिया के किरदारों के बारे में, और कितनी मेहनत लगती है इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने में? तो चलिए चलते हैं कंटेंट की दुनिया के इस सफर में, जहां हम मिलेंगे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और जानेंगे कंटेंट की दुनिया की एबीसीडी के बारे में। ताकि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो एक्चुअल में लोग देखना चाहते हैं। मेरे लिए पर्सनल है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जो मैं खुद देखना चाहता हूँ। जो कंडीशन मैंने पहले डाल रखी थी अपनी फिजिक की, उसके आगे मुझे टाइफाइड के बाद की कंडीशन डालने में कहीं ना कहीं शर्म आ रही है। आपके बाद में 1 मिलियन से 2 मिलियन ईजी होते हैं, बट 500 से या 0 से 1000 जाना, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अभी एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को यहाँ पे आने की एंड अपना कंटेंट क्रिएट करने को। सस्ता इंटरनेट और सोशल मीडिया की आसान पहुंच ने भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। लाखों युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएशन के जरिए न केवल अपना करियर बना रहे हैं, बल्कि ब्रांड्स और बिजनेस के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे, जैसे क्या नौकरी छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनने में फायदा है? क्या सोशल मीडिया को करियर के तौर पर अपनाया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर आप परमानेंट कमाई कर सकते हैं? और इस फील्ड में कितनी चुनौतियां हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने हम सबसे पहले पहुंचे फेमस डी इन्फ्लुएंसर दर्शित सिंह के पास। दर्शित उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। दर्शित के इंस्टा पेज पर 44,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। डी इन्फ्लुएंसर्स भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स डी इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये एक डिफरेंस है। एंड द रीज़न इज़ कि डी इन्फ्लुएंसर का जो प्राइमरी वो होता है, वो जाके किसी चीज़ को क्रिटिकल एक अप्रोच लेता है। जैसे पहले के टाइम पे मूवी क्रिटिक्स, अभी भी मूवी क्रिटिक्स हैं, बट आज के टाइम से पे कितने लोग ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी चीज़ का। एंड सेम चीज़ फूड क्रिटिक का होता है। पहले के टाइम के अमेरिकाज़ में अगर आप देखोगे तो फूड क्रिटिक एक बहुत बड़ा जॉनर था। एक वहाँ पे लोग एक्चुअल में जाते थे, एंड कई लोगों को बैन कर दिया गया था रेस्टोरेंट से कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना नहीं खा सकते, एंड यू कैन नॉट क्रिटिक आवर फूड। तो लोग अपना वेश बदल के जाते थे और वहाँ पे अपना कॉलम्स लिखते थे उसके बारे में। तो डी इन्फ्लुएंसर्स का मेन काम है कि थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच लेना एंड जो ट्रुथ है उसको दिखाना, रादर देन जस्ट मार्केटिंग करना किसी की। तो इन्फ्लुएंसर्स एक तरीके से एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मार्केटिंग है किसी भी ब्रांड का, अगर आप ऐसे देखो। सिर्फ अगर मैं ब्रांड कोलैब्स की बात करूँ, बाकी डी इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि जाके लोगों को थोड़ा सा जो ट्रुथ, जो उनका ट्रुथ है वो उनको बताएं, और कुछ लोगों के साथ वो रेजोनेट होगा, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि वो रेजोनेट हो। अच्छा, डी इन्फ्लुएंसिंग करने में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस सामने आए? मतलब डी इन्फ्लुएंसिंग पहली बात तो एक तो ईजी नहीं है, बिकॉज़ जब आप कहीं पे जा रहे हो, एक तो आप बहुत ज़्यादा कोलैब्स नहीं कर सकते हो ब्रांड्स के साथ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई किसी को, छोटा सा एग्जांपल है, कोई आपको घर पे खाने पे बुलाता है, तो आप वहाँ जाके उसका क्रिटिकल वो नहीं दोगे। आप जो भी चीज़ आपको परोसी जाएगी आप उसको तारीफ़ ही करोगे कि हाँ अच्छी चीज़ है। तो सेम चीज़ होती है कि अगर आप किसी ब्रांड को या किसी रेस्टोरेंट पे जाके आप उससे बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है हम आपके यहाँ वीडियो बनाना चाहते हैं, और वो आपको अलाउ कर रहा है अपने यहाँ वीडियो बनाने का सारी चीज़, तो आप, ये एक बेसिक डिसेंसी है कि आप उसको क्रिटिक नहीं करोगे। तो एक तो ये होता है कि आप ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करते। तो मैं क्या यूजुअली करता हूँ कि मैं जाता हूँ प्लेसेस पे, ओनर से कोई लेना देना नहीं, मैं सीधे अपना खाना लेता हूँ। जैसे एक कस्टमर जाता है वैसे मैं जाता हूँ, और सिर्फ मेरा कैमरा होता है एंड मैं उससे रिकॉर्ड करता हूँ अपने फ़ोन से। फूड ब्लॉगिंग का वीडियो देखना तो हम सबको काफ़ी पसंद है, पर इन्हें बनाने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, और कई बार तो ये वीडियो कुछ लोगों को नाराज़ भी कर देते हैं। इन सब के बारे में दर्शित ने हमें बताया कि जाता हूँ प्लेसेस पे, ओनर से कोई लेना देना नहीं, मैं सीधे अपना खाना लेता हूँ। जैसे एक कस्टमर जाता है वैसे मैं जाता हूँ, और सिर्फ मेरा कैमरा होता है एंड मैं उससे रिकॉर्ड करता हूँ अपने फ़ोन से। घर आके फिर मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करता हूँ कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट द फूड। तो फिर मैं उसके बाद उसको अपने तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे यहाँ की चीज़ ऐसे पसंद आई। तो कई बार कई लोगों को आपका जो वीडियोस हैं वो पसंद नहीं आएंगी, और कई बार आपको ऐसा मुझे मैसेजेस भी आए हैं। एक बार एक पॉलिटिकल
मैंने मुरथल की एक वीडियो बनाई थी, तो एक पॉलिटिकल लीडर का मेरे पास मैसेज आया, एक पॉलिटिकल लीडर का नहीं, उनके राइट हैंड बोल लो या वैसे बोल लो कि वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, आपने कैसे उनकी क्रिटिकल वीडियो बना दी, और मैं बहुत सारे लंबे लंबे मैसेज जो कि थ्रेटनिंग टोन में थे, बट एट द सेम टाइम इट वाज ओके एंड आई हैड टू टेक डाउन द वीडियो बिकॉज एनीवेज कि देखियो सबको मतलब एवरीबडी इज़ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सबको डर लगता है, नोबडी वांट्स टू पुट देयर फैमिली ऑन द लाइन, तो मुझे लगा दैट वाज द सेफ थिंग टू डू, तो मुझे वो चीज़ वीडियो टेक डाउन करनी पड़ी एंड बाद में थिंग्स वेयर ऑल राइट। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। कंटेंट क्रिएशन को अब एक करियर ऑप्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इसे लेकर दर्शित बताते हैं कि आप एक मार्केटर प्लस कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, आप एक शेफ़ प्लस कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, आप एक म्यूजिशियन प्लस कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, बट आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर स्टार्टिंग में आई वुड नॉट रिकमेंड अनलेस यू आर वेरी गुड एट इट, कि आप स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि आप छोटे से आपके अंदर वो स्किल है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फुल उसको उस पर जाओ। आई वुड से कि एक फुल टाइम जॉब लो, उसके साथ इसको करो। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बिकॉज जब तक आप एटलीस्ट 30 तक हो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मल्टीटास्क कर सकते हो, थोड़ा बॉडी आपकी इस लायक होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हो जो मे बी 35-40 के टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन डू, जो 18 से 30 का बीच का टाइम है, वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करो। फुल टाइम जॉब एक होनी चाहिए जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो, बिकॉज अगर आप इसको सिर्फ इनकम के सोर्स की तरह देखोगे तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर आपको लगेगा यार हर वीडियो पे आप एक्सपेक्ट करोगे यार इस पर तो व्यूज़ नहीं आए, एवरी डे वो फिर आपको कंज्यूम करता जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट हमें वो चीज़ उस रास्ते पे आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी। तो आप एक फुल टाइम लो जॉब, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन साइड पे करो, वीकेंड्स आते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल फिटनेस से जुड़े कंटेंट काफ़ी दिखते हैं। सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की एक लंबी कतार है और उनके फॉलोअर्स की संख्या उससे भी बड़ी है। फिटनेस रिलेटेड कंटेंट को समझने के लिए हम मिले दिल्ली के आयुष चौधरी से। आयुष फिटनेस कोच के साथ ही साथ एक ग्रोइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आयुष इंस्टा और यूट्यूब पर फिटनेस से जुड़ा कंटेंट डालते हैं। उन्होंने हमें बताया फुल टाइम वर्क में होते हैं या फिर साइड हसल कर रहे होते हैं, उसको दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलने में, जैसे मेरे YouTube के चैनल पे अभी 336 सब्सक्राइबर हैं, जो कि 3-4 महीने ही बनाया है मैंने, 3-4 महीने पहले ही बनाया मैंने, और उसमें रीच भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जिसमें कि मेरी सबसे ज़्यादा रीच एक रील में आखिरी साल मार्च के महीने में 3 मिलियन तक गई थी। उसके बाद 200 के, 300 के, 50 के, ये मेरा रेगुलर था। लेकिन एक दौर आया जब मुझे टाइफाइड हुआ और मैं 40 से 45 दिन के बेड रेस्ट पे था। उस समय ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, ना ही मैंने कोई कंटेंट डाला। वहाँ से मेरी रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि उसके कुछ रीजंस भी थे। टाइफाइड के बाद मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, और जो कंडीशन मैंने पहले डाल रखी थी अपनी फिज़ीक की, उसके आगे मुझे टाइफाइड के बाद की कंडीशन डालने में कहीं ना कहीं शर्म आ रही थी। फिर नवंबर दिसंबर से मैंने काम स्टार्ट कर दिया फुल टाइम। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती चली गई, क्योंकि जब आप 12 से 13 घंटे दिन में काम करते हैं, उसके साथ एज ए इन्फ्लुएंसर ग्रो करना, रोज़ कंटेंट बनाना, कंटेंट को एडिट करना और एक सही वैल्यूएबल कंटेंट देना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कंटेंट बनाने में आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए, जिसके लिए कि मैंने स्पेशली एक फ़ोन परचेज़ किया अच्छे कैमरा क्वालिटी वाला। आपको अच्छी एडिटिंग चाहिए, आपको सबके लिए समय चाहिए, और समय ना निकल पाना कहीं ना कहीं थोड़ा एक मुश्किल टास्क होता है ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपके पास ब्रांड्स आते हैं, आपके पास फॉलोअर्स आते हैं, तो आप उसको एक अपना फुल टाइम वर्क बना सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, वहाँ पे आप उसको फुल टाइम वर्क नहीं बना सकते। तो ये कुछ परेशानियाँ हैं जो कि मैं एज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर फेस कर रहा हूँ, जो कि रेगुलर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी रीच डाउन ना होने दूँ। सर चैलेंजेस तो काफ़ी हैं। अगर मैं एक सबसे बड़ा चैलेंज रखूँ आज के टाइम पे एक ग्रोइंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर के लिए, तो वो है फिज़ीक इन्फ्लेशन से लड़ना। क्योंकि जो फिज़ीक आज से 5 साल 7 साल पहले नेचुरली अचीव करके हम बहुत अच्छी फिज़ीक समझते थे, अब आजकल वो फिज़ीक मिड फिज़ीक हो गई है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द फेक नैटीज़, जो लोग हैं जो कि नेचुरल नहीं हैं बट वो अपने आप को क्लेम करते हैं एज अ नेचुरल, उन्होंने एक माइंड कंसेप्ट बना दिया है हमारे व्यूअर्स के मन में कि
ऐसी फिजिक अगर नहीं है तो ये बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा है, या इसका कंटेंट हम क्यों देखें, क्योंकि इसकी इस तरीके की बिल्ट नहीं है। लेकिन बीइंग अ कोच, नॉट एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, मुझे पता है कि नेचुरल कितनी एक लिमिट होती है, कहाँ तक की फिजिक दिखाई जा सकती है। दूसरी जो चैलेंज आती है कि लोगों को कंटेंट क्या देखना है वो चूज करना काफ़ी मुश्किल है। आपकी अगर नीश कोचिंग की है, अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो उनको खुश करे। लोग वैल्यूएबल चीज़ भी देखना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। तो ये एक चूज़ करना, पिक करना कि सही कंटेंट क्या डालना है, क्या मेरे को कंट्रोवर्सीज पिक करनी चाहिए, या क्या मुझे भी आउट ऑफ द बॉक्स इन्हेंस हो के अपने आप को नेचुरल क्लेम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं नेचुरल हूँ, आप मेरे को फॉलो करें, या फिर क्या मेरे को स्टिक टू द बेसिक, अपने उसूलों पे, ज़मीरों पे खड़े रह के जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसी को डालते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी उसमें, ये सोच के। इन तीनों में चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की रेस में आजकल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारी हैं, जिनको कि कंपैरेटिवली मेल के उसमें कंपैरिजन में फॉलोअर्स गेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा नहीं 50% ईजी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंस्टाग्राम पे ऑडियंस है जो कि फिटनेस को फॉलो करती है वो मेल है, और एक मेल टू मेल कंटेंट स्टैब्लिश करना वो थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन एक फीमेल टू मेल कंटेंट स्टैब्लिश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी हडल्स हैं, काफ़ी सारी परेशानियां हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ऐसी परेशानियां है जिनसे कि आप हार के कंटेंट बनाना छोड़ दें, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आज ना कल वो चलेगा ही चलेगा। जैसे आपने अंकित बयानपुरिया का मेरे को एग्जांपल दिया था, तो उनका कंटेंट काफ़ी सॉलिड था उस समय के ट्रेंड के हिसाब से, ऑल्दो वो नेचुरल थे, उनकी फिजिक भी कोई बहुत माइंड ब्लोइंग भी नहीं थी, ही वॉज गुड, एक एथलेटिक फिजिक थी, लेकिन उनका कंटेंट चला क्योंकि उन्होंने रेगुलर पोस्ट किया, 75 हार्ड चैलेंज लिया। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कि धीरे पोस्ट करके मतलब अच्छी चीज़ें पोस्ट करके विदाउट कंट्रोवर्सी पिक करके काफ़ी अच्छा अपना बेस बना रखा है। भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री हर साल 30% की दर से आगे बढ़ रही है। देश में इस वक्त 25 से 35 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा क्रिएटर मोनेटाइज्ड हैं, यानी वो पैसे कमा रहे हैं। देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मोनेटाइज होने की रफ्तार भी 15 से 20% की दर से आगे बढ़ रही है। भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 5 कैटेगरी में आते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर नैनो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 100 से 1000 फॉलोअर्स होते हैं। दूसरे नंबर पर माइक्रो इन्फ्लुएंसर आते हैं, जिनके 10,000 से 1 लाख तक फॉलोअर्स होते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मैक्रो इन्फ्लुएंसर आते हैं, जिनके 1 लाख से 10 लाख तक फॉलोअर्स होते हैं। चौथे नंबर पर मेगा इन्फ्लुएंसर आते हैं, इनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है सेलिब्रिटीज़ का नंबर। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को और भी समझने के लिए हम मिले हिमाचल की रहने वाली उन्नति से। उन्नति एक नैनो इन्फ्लुएंसर हैं जो ट्रैवल से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं। ट्रैवल के रील सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रील होते हैं। उन्होंने हमें बताया, ट्रैवल का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके प्लान्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। वेदर चेंज हो सकता है, आपकी ट्रेन छूट सकती है, तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपने जो शूट्स प्लान किए हैं फिर वो भी चेंज करने पड़ते हैं लास्ट मोमेंट, तो काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। सेकंड चैलेंज वुड बी ट्रैवल काफ़ी महंगा हो सकता है अगर आपने माइंडफुली स्पेंड नहीं किया तो। और बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर आप काफ़ी जगहों पे जाते हो तो आपको बहुत केयरफुल होना होता है मनी को लेकर। थर्ड चैलेंज है थकावट। अगर आपने अपना ट्रैवल ठीक से प्लान नहीं किया है, बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रैवल है, तो आप बहुत थक जाओगे और ना ही आप उस जगह को एंजॉय कर पाओगे, ना ही आप शूट करना एंजॉय कर पाओगे। बी माइंडफुल अबाउट दैट। मुझे लगता है बीइंग अ ब्लॉगर किसी 9 to 5 जॉब से कम नहीं है। इनफैक्ट समटाइम्स ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इनिशियली आप सब कुछ खुद कर रहे होते हो, तो टफ तो डेफिनेटली है। आपको बस अपने ऊपर काम करना होता है अगेन एंड अगेन, और बहुत सारी मेहनत करनी होती है। अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के सबसे अहम सवाल यानी मनी मैटर पर। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमतौर पर 20,000 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं।
हालांकि सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के 7 से 15 लाख रुपए और यूट्यूब पर 1 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। 1 लाख से कम फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स की कमाई इंस्टाग्राम पर 20 से 50 हजार रुपए होती है, जबकि यूट्यूब पर वो 20 से 40 हजार रुपए कमाते हैं। दरअसल कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स कितने हैं और आपका कंटेंट कितने समय में कितना देखा जा रहा है। देश में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी तेजी से बढ़ रही है, जिसका वैल्यू 3,375 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12% क्रिएटर हर महीने 1 लाख से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगले 2 सालों में 86% क्रिएटर्स अपनी इनकम में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।